נתניהו, ראית שמשווים אותך לג'יימס בונד? מה פתאום ג'יימס בונד? נתניהו. בנימין נתניהו. נתניהו, ראית שמשווים אותך לג'יימס בונד? מה פתאום ג'יימס בונד? נתניהו. בנימין נתניהו. נתניהו, ראית שמשווים אותך לג'יימס בונד? מה פתאום ג'יימס בונד? נתניהו. בנימין נתניהו. नतन्याहू। तो आप देख रहे थे बेंजामिन नेतन्याहू को और उनकी प्रतिक्रिया को। जब उनसे पूछा गया कि क्या आपको पता है कि आपको जेम्स बॉन्ड से कंपेयर किया जा रहा है, आपकी शक्ल उनसे मिलती है, और ये सब कुछ तब हो रहा है जब बेरूत में धमाके हो रहे हैं, पेजर फट रहे हैं और आतंकवादियों को चुन चुन कर मारा जा रहा है। तो उस वक्त आप सोचिए, जेम्स बॉन्ड से कंपैरिजन हो रहा है बेंजामिन नेतन्याहू का, यानी इजराइल के लीडर का कंपैरिजन जेम्स बॉन्ड से, इसलिए कि भाई जेम्स बॉन्ड के अंदाज में आतंकवादियों का सफाया किया जा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिवम दत्त मेहता। 9 तो बज ही चुके हैं, समय हो चुका है आपके पसंदीदा शो यानी कि जनमत का, एकमात्र ऐसा शो जहां हर खबर पर आप पोल के माध्यम से भाग लेते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जाकर आप वहां वोट करते हैं, तो नतीजे हम आपको दिखाते हैं जनमत में। हर खबर पर आपकी राय हम दिखाते हैं आपको। आज हम जिन विषयों पर आपके साथ चर्चा करेंगे, जल्दी से एक बार उन पर भी नजर डाल लेते हैं। जी हां, ट्रंप से मोदी की मुलाकात होगी या नहीं होगी, ये एक प्रश्न चिन्ह है। भाई ऑफिशियली मुलाकात हो सकती है नहीं, लेकिन ट्रंप मिलना चाहते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, उन्होंने इशारा कर दिया है। अब अंदेशा है कि मुलाकात हो सकती है, और मुलाकात होगी तो तारीफों के पुल तो पहले से ही बांधने शुरू कर दिए हैं। क्या ट्रंप को फायदा होने वाला है मोदी की मुलाकात से, ये आपको जानना है तो जनमत में बने रहिए। विषय आपको बताएंगे पैकेज के माध्यम से, रिपोर्ट के माध्यम से। फिर आगे बढ़ेंगे। स्पेशल ठोको फोर्स कह दिया गया एसटीएफ को। अब दोनों के बीच, यानी कि अखिलेश यादव के बीच और उत्तर प्रदेश के मौजूदा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच में जुबानी युद्ध चल रहा है, जंग चल रही है। एक दूसरे पर वार पलटवार का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। चाहे भेड़िए का मुद्दा हो, चाहे मंगेश यादव का मुद्दा हो, चाहे एसटीएफ का, कानून व्यवस्था का मुद्दा, हर मुद्दे पर वार पलटवार का सिलसिला लगातार जारी है। फिर आगे बढ़ेंगे। भक्तों का धर्म भ्रष्ट करने वाली एक खबर सामने आई है, जहां पर तिरुमला यानी तिरुपति मंदिर में एक रिपोर्ट अब सामने आ गई है। चंद्रबाबू नायडू ने इनका खुलासा किया है। उन्होंने कहा है कि भाई जो लड्डू बनते हैं उसमें जिस घी का इस्तेमाल किया जाता है उसमें एनिमल फैट है, यानी कि चर्बी है। और वो रिपोर्ट भी, अब उसका खुलासा भी आज हम आपके सामने करेंगे। वो रिपोर्ट की कॉपी भी आपको दिखाएंगे, कैसे भक्तों की भक्ति के साथ एक भद्दा मजाक किया गया है, और कैसे एक बदमाश ने पैसे के मुनाफे के चलते एक नकली घी के जरिए चर्बी लोगों को खिला दी और भगवान के प्रसाद में उसका इस्तेमाल किया गया। विस्तार से आपको समझाएंगे। फिर आगे बढ़ेंगे। मजहबी लाउडस्पीकर, इसकी बात हम क्यों कह रहे हैं कि भाई जब कोर्ट से पूछा गया कि भाई लाउडस्पीकर पर एक्शन होगा कि नहीं, जो कि भाई ईद के दौरान चलते हैं या मुसलमानों के द्वारा बजाए जाते हैं, तो उन्होंने कहा अगर हमने जो बात कही गणपति के लिए, यानी कि गणपति पूजा के दौरान अगर जो लाउडस्पीकर अगर नॉइज पोल्यूशन करते हैं, तो ये मत सोचना आप कि भाई ईद के दौरान वो लाउडस्पीकर जो है पोल्यूशन नहीं करेंगे। ये भी इसका बड़ा मुद्दा जो है आपके लिए हम लेकर आए हैं। फिर आगे बढ़ेंगे। राख हुए घर, सूख गए आंसू। हम बात कर रहे हैं नवादा की। किस तरीके से गरीब हिंदू घरों के जो है हाल को आप देखिए, किस तरीके से 80 से ज्यादा घरों को जला दिया गया, और कौन है वो नंदू पासवान जिसके द्वारा ये सब कुछ किया गया है, ये भी आपको बताएंगे। शुरुआत करेंगे जनमत के बड़े मुद्दों की। जो शुरुआत में ही मैंने आपको दिखाया, बेंजामिन नेतन्याहू की तस्वीर मैंने आपको दिखाई, और आपको दिखाया किस अंदाज में वो कॉन्फिडेंट नजर आ रहे थे, और जबकि धमाके करवा रहे हैं वो हिजबुल्लाह के आतंकवादियों की जेब में। अब आपको इजराइल की खबर बताते हैं, लेबनान की खबर बताते हैं। इजराइल 2 दिनों से लेबनान पर ताबड़तोड़ हमले करने में जुटा हुआ है। इजराइल ने पिछले 2 दिनों में पेजर से लेकर वॉकी टॉकी, लैपटॉप से लेकर सोलर पैनल और रेडियो सहित कई तरह के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को हथियार बनाकर हिजबुल्लाह को टारगेट कर रखा है। इन हमलों के पीछे अब तक इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद को जिम्मेदार ठहराया जा रहा था, लेकिन अब हमले में इजराइल की यूनिट यानी कि 8200 का नाम भी सामने आ रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक ऑपरेशन लेबनान की तैयारी लगभग 1 साल से की जा रही थी। इस ऑपरेशन में यूनिट 8200 यानी 8200 की अहम भूमिका है, काफी अहम भूमिका थी। हिजबुल्लाह की ओर से जिन पेजर्स का ऑर्डर दिया गया था, उन पेजर्स में विस्फोटक फिट करवाने
बनाने की जिम्मेदारी यूनिट 8200 की ही थी। यूनिट 8200 इजराइल की सबसे खुफिया और हाईटेक मिलिट्री यूनिट्स में से एक है। हम तरह तरह की तस्वीरें आपको दिखाएंगे बदल बदल कर। ये देखिए किस तरीके से आतंकवादियों के चीथड़े उड़ गए। जहां जहां पे उनके हाथ में वो डिवाइस था, वॉकी टॉकी फटा, पहले पेजर फटे, उसके बाद सोचा कि चलो वॉकी टॉकी पर शिफ्ट करते हैं तो वो फट गया, कार का रेडियो फट गया। आप ये सोचिए, जिस चीज पर हाथ लगा रहे हैं वो चीज फटती जा रही है। इतना बड़ा और खतरनाक नेटवर्क है मोसाड का कि भाई आतंकवादियों की जेब तक, घरों तक। और ये देखिए किस तरीके से इसकी पैंट में वॉकी टॉकी फट रहा है, इसकी पैंट में पेजर फट रहा है, और ये देखिए इसके हाथों की उंगलियां गायब हैं, और इसके पूरा देखिए लहूलुहान यहां पर लोग हैं। हमने पिक्चर्स को ब्लर कर दिया है आपके लिए, कैसे चीथड़े चीथड़े कर दिए गए। जिस जगह पर वो पेजर मौजूद था उस जगह को ही उस पेजर ने, यानी उस छोटे से बम ने साफ कर दिया है। ये हिजबुल्लाह के आतंकियों की तस्वीर आप देख रहे हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर। हाई प्रोफाइल इंटेलिजेंस ऑपरेशन 8200 जो करती है उसका ये नतीजा आप देख रहे हैं। साइबर वॉरफेयर में इस यूनिट की भूमिका की वजह से वैश्विक स्तर पर यह काफी चर्चा में यूनिट है जिसने इसको अंजाम दिया था। 8200 दरअसल इजरायली सेना, इजराइल डिफेंस फोर्सेस का ही हिस्सा है जिसका काम तकनीकी युद्ध, खुफिया बैठकों और साइबर सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। अब आप सोचिए, बैटरी वाला स्कूटर हो तो उसमें भी कैसे आग लगी थी वो देखिए। सब्जी खरीदते हुए पेजर कैसे फटा उसकी भी तस्वीर आपने देखी। पेजर से लेकर वॉकी टॉकी, वॉकी टॉकी से लेकर लैपटॉप, लैपटॉप से लेकर गाड़ी के अंदर मौजूद रेडियो को भी बम बना दिया गया। जिस स्कूटी में व्यक्ति बैठेगा वो भी फट सकता है। ये है इजराइल की ताकत की भाई आप सोचोगे नया नया तरीका तैयार करोगे, नया तरीका लेकर आओगे बचने का, तो ऐसा हो नहीं सकता। मोसाद से भी ज्यादा खुफिया माना जाता है 8200 को। यह खुफिया जानकारी इकट्ठा करके उसके अनुरूप स्ट्रैटेजी बनाकर काम करती है। इसकी तुलना अक्सर अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी NSA से की जाती है। यह यूनिट हैकिंग से लेकर इंक्रिप्शन और सर्विलांस सहित जटिल से जटिल इंटेलिजेंस काम करने के लिए युवा सैनिकों को ट्रेनिंग भी देती है। इस बीच इजरायली सेना प्रमुख ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि हिजबुल्लाह को बड़ी कीमत चुकानी होगी। इजरायली सेना प्रमुख जनरल हर्जी हेलवी ने इजराइल की उत्तरी कमान का दौरा किया। हेलवी ने सुरक्षा व्यवस्थाओं का मुआयना किया और क्षेत्र में रक्षात्मक और आक्रामक योजनाओं को मंजूरी दे दी है। और उन्होंने कमांडरों को संबोधित करते हुए कहा, हम अभी भी ऐसी कई क्षमताओं से लैस हैं जिन्हें हमने अभी तक सक्रिय नहीं किया है। उन्होंने कहा, अगले 2 चरणों पर पहले ही आगे बढ़ने के लिए हम हमेशा तैयार रहते हैं। युद्ध के हर चरण में हिजबुल्लाह को अधिक कीमत चुकानी पड़ेगी। आप ये सोचिए कि हिजबुल्लाह पर जिस तरीके से हमला किया गया IDF के द्वारा, इजरायली डिफेंस फोर्सेस के द्वारा, उनकी खुफिया यूनिट 8200 के द्वारा, आप ये भी तो समझ सकते हैं कि अगर वो उनकी जेब में रखे पेजर को उड़ा सकते हैं तो क्या हश्र वो कर सकते हैं आतंकवादियों का। इतनी जो जानें अभी गई हैं, इतने जो ब्लास्ट की तस्वीरें आप देख रहे हैं, इसको मैं तो मानता हूं, कल हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट भी यहां पर आए थे, वो भी ये मानते हैं कि एक चेतावनी ही समझिए। अगले 2 चरणों की तैयारी पहले ही कर ली गई है। यह है इजराइल की ताकत, यह उनकी IDF कह रही है। इस खबर पर चलिए, मैंने आपको बातें बताई, लेकिन आपने जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर जुड़कर जो पोल किया था उसका क्या नतीजा है वो बताते हैं। पेजर ब्लास्ट से आतंक का सफाया सही है। 90% लोगों ने कहा हां, 10% लोगों ने कहा ना। वो जो पोल के माध्यम से जो आपको रिएक्शन दिखाया उसमें आपने भाग लिया, लेकिन आप सोचिए, हम जूम आउट करके आपको दिखाते हैं किस तरीके से ये खतरनाक स्थिति वहां पर बन गई थी। थोड़ी देर पहले भी हमने जो तस्वीरें आपको 8 बजे में भी चला के दिखाई थी, वो तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे और ये भी दिखाएंगे कैसे बेंजामिन नेतन्याहू जेम्स बॉन्ड की तरह चश्मा पहनकर घूमते हुए नजर आए। जब उनसे बोला गया कि आपकी तुलना जेम्स बॉन्ड से की जा रही है तो वो कह रहे नहीं, क्या जेम्स बॉन्ड, ये सब बकवास है। नेतन्याहू, बेंजामिन नेतन्याहू। मैं चाहूंगा वो तस्वीरें सारी जो हैं आपके लिए वो भी चलाई जाएंगी, लेकिन ये मुद्दा इतना बड़ा है कि भाई मोसाद, ये देखिए क्या क्या फट चुका है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप मेरे सामने जितनी तस्वीरें देख पा रहे हैं उससे आप समझ पाएंगे
पेजर फटा है, पेजर फटा है, देखिए मैं पेजर के पास आ जाता हूं, ये पेजर जो है ये पेजर फट गया है, ठीक है। ये पेजर कैसे फटा, ये देखिए सबसे पहले तो उन्होंने ये उड़ा दिया, ये वॉकी टॉकी उड़ा दिया, फिर सोलर पैनल उड़ा दिया, अब ये पेजर भी फटा। कैसे? एक एक करके हर चीज को बम का रूप दे दिया गया है। वापस आ जाते हैं, दिखाते हैं आपको, ये देखिए फटा, ये वॉकी टॉकी फटा, अब सोलर पैनल फटा, अब फिर से यहां पर पेजर फटा है। तो हर चीज को बम का रूप दे दिया गया है। तो खाली इजराइल जो है वो हवा से बमबारी नहीं करता, वो हर चीज को उड़ाने की क्षमता रखता है। देखिए मेरे सामने ऐसे फटा, यहां पे मैं आता हूं, चलिए वॉकी टॉकी ये फटा, अब ये देखिए सोलर पैनल और ये फटा, और अब ये देखिए पेजर ये फटा, बूम। ये हालत हो रही है वहां के आतंकवादियों की, हिजबुल्लाह की, और ये मजाक बनाया जा रहा है उनका कि भाई वो सोच रहे थे कि भाई ये लीजिए, ये फटते हुए देखते जाइए, आनंद आप लीजिए, और आप इस बात को समझिए किस तरीके से हिजबुल्लाह का हाल कर दिया गया इजराइल के द्वारा, किस तरीके से बर्बाद उनको कर दिया गया। हर एक चीज को बम बनाने की स्पेशलिटी जो अगर किसी में है तो ये लीजिए, यहां पे आते हैं, फिर यहां पे आते हैं, और फिर यहां पे आते हैं। इस लेवल पर आतंक का सफाया करने का जो प्लान है वो किया जा रहा है। ये जो धुआं आप देख रहे हैं, ये धुआं इस वक्त बेरूत की सच्चाई है, लेबनान की सच्चाई है, और ये हालत वहां की हो चुकी है। एक बार मैं फिर से अनुरोध करूंगा हमारे प्रोडक्शन टीम से, एक बार बेंजामिन नेतन्याहू की जो शुरुआत में हमने क्लिप चलाई थी वो फिर से आपको चलाकर दिखाते हैं कि किस तरीके से जब उनसे पूछा गया कि भाई क्या आप जेम्स बॉन्ड हैं, आपकी तुलना उनसे की जा रही है, तो वो कहते हैं नहीं, क्या जेम्स बॉन्ड, मैं हूं नेतन्याहू, बेंजामिन नेतन्याहू। फिर से आपको सुनाने का प्रयास करते हैं। ראית שמשווים אותך לג'יימס בונד? מה פתאום ג'יימס בונד? נתניהו. בנימין נתניהו. נתניהו, ראית שמשווים אותך לג'יימס בונד? מה פתאום ג'יימס בונד? נתניהו. בנימין נתניהו. נתניהו, ראית שמשווים אותך לג'יימס בונד? מה פתאום ג'יימס בונד? נתניהו. בנימין נתניהו. נתניהו, ראית שמשווים אותך לג'יימס בונד? מה פתאום ג'יימס בונד? נתניהו. בנימין נתניהו. נתניהו, ראית שמשווים אותך לג'יימס בונד? מה פתאום ג'יימס בונד? נתניהו. तो आपने देखा किस तरीके का हश्र जो था वो कर दिया गया हिजबुल्लाह का, और ये नेतन्याहू की तरफ से कह रहे हैं कि भाई क्या जेम्स बॉन्ड, बकवास है जेम्स बॉन्ड, मैं हूं नेतन्याहू, बेंजामिन नेतन्याहू। अब आगे बढ़ते हैं, अगला मुद्दा ये आपको क्रोध से भर तो देगा, हिंदुओं से जुड़ा मुद्दा है, सनातन से जुड़ा मुद्दा है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के गंभीर आरोपों के बाद राज्य में खलबली मच गई है। सीएम ने जगनमोहन रेड्डी पर आरोप लगाते हुए कहा कि उनके कार्यकाल में तिरुपति वेंकटेश्वर मंदिर में प्रसाद के लड्डू में जानवरों की चर्बी का इस्तेमाल किया गया था, यानी जानवरों की चर्बी से ये बनाए जा रहे थे। आप देखिए, गौर करने वाली बात ये थी कि ये पिछले कई साल से मंदिर की जो प्रसाद है उसकी गुणवत्ता में शिकायतें मिल रही थी। जाहिर सी बात है कि इतने बड़े बयान के बाद राजनीति तो गर्म होगी ही। इसी को लेकर अब एक रिपोर्ट भी सामने आई है जिसमें फिश ऑयल यानी मछली का तेल इस्तेमाल हुआ है, इसका जिक्र किया गया है, एनिमल फैट का जिक्र किया गया है। और आप सोचिए उसमें बफेलो, टैलो, क्या क्या जानवरों के नाम मैं लेना भी नहीं चाहता। भगवान तिरुपति जी की जो पवित्र मूर्ति मेरे सामने है, सोच के भी क्रोध भी आता है और दुख भी होता है किस तरीके से भक्तों के साथ इतना बड़ा धोखा किया गया। मेरा ये अपील है मेरी भाई इस सरकार से, वहां की जो मौजूदा सरकार उस वक्त थी जिस पर आरोप लगाया गया है कि भाई आपने ऐसा किया तो क्यों किया, आपको सोचना चाहिए था। आप चाहे प्रसाद ना देते तो भी चलता, लेकिन पर प्रसाद के अंदर मिलावट तो ना की जाती, और मिलावट भी इतने निम्न स्तर की गई है कि जिसमें क्या बोला जाए, एनिमल चर्बी का इस्तेमाल करना, फिश ऑयल का इस्तेमाल करना, जो शाकाहार को आगे रखते हैं, जो मीट मछली तक नहीं खाते। ये रिपोर्ट भी आप देखिए फिश ऑयल, बीफ टैलो, लाड, ये चीजें इसमें सारी मेंशन की गई है। अब ये रिपोर्ट भी सामने आ गई है, अब क्या कुछ कहा है वो भी आपको बताएंगे। चलिए और इससे आगे बढ़ते हैं। ये तो हमने आपको तस्वीरें दी है, चंद्रबाबू नायडू के द्वारा क्या कुछ कहा गया है वो आपको दिखाते हैं। कड़ान तिरुमला लड्डू गुड़ा, तिरुमला की पवित्रता को कलंकित किया है। उन्होंने अन्नदानम यानी मुफ्त भोजन की गुणवत्ता से समझौता किया है। और सोचिए और क्या कहा है, और घी के बजाय पशुओं की चर्बी का उपयोग करके पवित्र तिरुमला लड्डू को दूषित कर दिया है। और इस खुलासे ने
దేవుని आपको దగ్గర बताएं, ये పెట్టే आपको धीरे धीरे हम ప్రసాదం समझा रहे हैं, ध्यान से आप सुनिएगा। अपवित्र इस जैसे खुलासे विधंगा ने चिंता पैदा कर दी है। बाधेస్తుంది। हालांकि अब हम शुद्ध నాసి घी రకమైన का इस्तेमाल ingredients कर रहे हैं। కాకుండా एनिमल फैट కూడా వాడారు। साथ ही साथ देखिए, एनिमल फैट, उनके मुंह से सुनिए, हमने मंदिर में हर चीज को सैनिटाइज ఈరోజు किया है, స్వచ్ఛమైన గీదెమన్నాం, जिससे गुणवत्ता में ప్రక్షాళన చేయమన్నాం। सुधार हुआ है। हम देखिए, ये चंद्रबाबू नायडू की तरफ से जो स्टेटमेंट आया है, हम तिरुमला तिरुपति देवस्थानम, जिसको टीटीडी कहा जाता है, उसकी पवित्रता की रक्षा करने के लिए पूरे जो कोशिशें हैं वो कर रहे हैं। ये मुख्य मुद्दा है हमारा आज का। ये चंद्रबाबू नायडू के द्वारा जो कहा गया वो हमने आपको बताया। और भी रिएक्शंस हैं ये बड़े मुद्दे पर, और क्या कुछ है वो आपको बताएंगे। एनिमल फैट की बात कर रहे थे, यानी जानवर की चर्बी का इस्तेमाल करके तिरुपति बालाजी के लिए आप सोचिए जो लड्डू बनाया जाता है उसमें चर्बी का जिक्र, उसका टेस्ट, चंद्रबाबू नायडू जी ने जो कुछ कहा है वो आपको बताया। अब आगे बढ़ेंगे और आपको रिएक्शंस दिखाते हैं। ये लड्डू के आप दर्शन कर रहे हैं, सोचिए इसमें मिलावट की गई है। जो बनाता है, जो खाता है, जो पूजा करता है, उसमें कोई भी मांसाहार इसमें नहीं करता। दूर दूर तक आप ये सोचिए उस पूरे क्षेत्र में ही मांसाहार उतना संभव नहीं है। अब सुब्बा रेड्डी ने क्या कुछ कहा है आपको वो भी सुनाते हैं, और उसका स्क्रोल भी आपको दिखाएंगे, उसका ट्रांसलेशन भी बताऊंगा। ये देखिए, चंद्रबाबू नायडू ने दिव्य तिरुमाला मंदिर की पवित्रता और करोड़ों हिंदुओं की आस्था को नुकसान पहुंचाकर बहुत बड़ा पाप किया है। भाई, उन्होंने सत्य बता के पाप किया, ये कह रहे हैं। चंद्रबाबू नायडू द्वारा तिरुमाला के प्रसाद पर की गई टिप्पणी बेहद घटिया है। मनुष्य जाति में जन्मा कोई भी व्यक्ति ऐसे शब्द नहीं बोल सकता और ना ही ऐसे आरोप लगा सकता है। एक बार फिर यह साबित हो गया है कि राजनीति के लिए चंद्रबाबू नायडू कुछ भी गलत करने से नहीं हिचकिचाएंगे। ये एक बार फिर साबित हो गया है कि देखिए, चंद्रबाबू नायडू राजनीतिक फायदे के लिए कुछ भी बुरा करने से नहीं हिचकिचाएंगे। ये आरोप, ये रिएक्शन, काउंटर, चंद्रबाबू नायडू के सवाल का जवाब, आरोप का जवाब। आगे क्या कह रहे हैं? भक्तों के विश्वास को मजबूत करने के लिए मैं और मेरा परिवार तिरुमाला प्रसाद के मामले में भगवान के गवाह के रूप में शपथ लेने के लिए तैयार हैं। क्या चंद्रबाबू नायडू भी अपने परिवार के साथ शपथ लेने के लिए तैयार हैं? ये वाई वी सुब्बा रेड्डी, राज्यसभा सांसद YSRCP के, इन्होंने, क्योंकि आरोप इनकी पार्टी पर लगा, वो आपको बता। अब इस खबर पर ग्राफिक्स के माध्यम से आपको और जानकारी देते हैं क्या है मामला, और इसमें जानकारी आप देखिए, समझिए। 1803 में टीटीडी ने बूंदी का प्रसाद वितरित करना शुरू किया था। टीटीडी तिरुमला की तरफ से, यानी मंदिर प्रशासन की तरफ से। 1940 में बूंदी की जगह लड्डू प्रसाद के रूप में दिया जाने लगा। तो सोचिए कब से बूंदी का प्रचलन है। 1950 में टीटीडी ने लड्डू बनाने में इस्तेमाल होने वाली सामग्री की मात्रा, वो देखिए, 2001 में दित्तम को संशोधित किया गया और फिलहाल इसकी वही मात्रा लागू है। दित्तम को पादित्राम दित्तम पैमाना कहा जाता है, जिसमें 51 सामग्रियों का इस्तेमाल किया जाता है। 51 सामग्रियां, हर चीज में एक ज्ञान है, एक महत्व है। प्रसाद के लिए हर दिन तकरीबन 3 लाख लड्डू बनते हैं। 3 लाख लड्डू बनाना, सोचिए। प्रसाद के लिए हर दिन लगभग 10,000 किलो घी का उपयोग होता है। तिरुपति बालाजी का प्रसाद लड्डू को एक कन्वेयर बेल्ट के जरिए मंदिर के मुख्य परिसर में भेजा जाता है। भगवान का भोग लगता है। लड्डू में काजू है, मुनक्का है, कलाकंद है और इलायची मिलाई जाती है। चर्बी नहीं मिलाने का प्रावधान है। अगर ऐसा हुआ है तो ये भावनाओं को आहत करता है। प्रसाद निर्माण, प्रसाद के लड्डू बनाने वाली रसोई के वर्कर साफ सफाई का बहुत ख्याल रखते हैं। ये नियम है। वर्कर अपनी हथेलियों पर घी लगाकर इस मिश्रण को लड्डू का आकार देते हैं। लड्डू भगवान वेंकटेश्वर का खास प्रसाद जो है वो माना जाता है। और लड्डू को ग्रहण, उसका महत्व क्या है? किए बिना बालाजी का दर्शन पूरा नहीं माना जाता। बालाजी जो है अपने भक्त को भूखा नहीं भेजते। तिरुपति बालाजी में रोजाना तकरीबन 1 लाख भक्त लड्डू ग्रहण करते हैं। 3 लाख तो लड्डू बनते हैं। सोचिए, आंकड़ा ज्यादा ही होगा, हम कम बताएंगे। लड्डू को भक्त बहुत सम्मान के साथ ग्रहण करते हैं, परिवार को देते हैं। भक्त लड्डू को अपने करीबियों और परिजनों में बांटते हैं, जैसा कि मैंने आपको कहा। और विवाद क्या है? जो प्रसाद का विवाद है, वाईएसआर कांग्रेस पार्टी पर सरकार ने प्रसाद की गुणवत्ता से समझौता करने का आरोप लगा था। तो ये तिरुपति बालाजी मंदिर है। तिरुपति बालाजी मंदिर का इतिहास 9वीं शताब्दी से शुरू होता है। पुराने से पुराना इतिहास। इस मंदिर का निर्माण थोंडामन राजा ने करवाया था। ये कैसे बनाया गया, किसने बनाया गया, वो आपको बता रहे हैं। यह मंदिर आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले के तिरुमला पर्वत पर बना है। यह मंदिर भगवान विष्णु के अवतार वेंकटेश्वर को समर्पित है।
ये मंदिर की खासियत आपको बता रहे हैं। चलिए, इस खबर पर हमने आपको जानकारी दी, लड्डू का महत्व बताया, भगवान का महत्व तो हम बताने की हम हैसियत नहीं रखते, लेकिन अब हमने जो पोल के माध्यम से आपसे जो प्रश्न पूछा, चंद्रबाबू नायडू का बड़ा आरोप जो है ये सही है। 95% लोग कह रहे हैं हाँ, 5% लोग कह रहे हैं ना। इसमें एक बड़ी बात आपको मैं ये बताऊं कि भाई जो घी इस्तेमाल किया गया था उसमें जो कंटामिनेशन है, एडल्टरेशन जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है, यानी कि मिलावट, साफ तौर पर आप हमेशा ध्यान रखिए। आप जो घर में भी इस्तेमाल करते हैं उस घी के बारे में भी सोचिए और भगवान को अच्छे घी से भोग लगाएं और अच्छे घी से जोत जलाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 से 23 सितंबर तक अमेरिकी दौरे पर होंगे। वहां पहुंचकर पीएम मोदी सबसे पहले 21 सितंबर को क्वाड शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे और समिट ऑफ द फ्यूचर को संबोधित करेंगे। हालांकि पीएम मोदी अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे या नहीं, इस पर अभी सस्पेंस बना हुआ है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में एक रैली को संबोधित करते हुए कहा था कि वह जल्द ही भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करते हुए उन्हें शानदार व्यक्ति बताया था। ट्रंप ने कहा था कि मोदी अगले हफ्ते मुझसे मिलने आ रहे हैं। राष्ट्रपति नहीं रहने के बावजूद ट्रंप विदेशी राष्ट्राध्यक्षों से मिलते रहते हैं। विदेश मंत्रालय ने जानकारी दी कि क्वाड शिखर सम्मेलन में नेता पिछले एक साल में क्वाड द्वारा हासिल की गई प्रगति की समीक्षा करेंगे और हिंद प्रशांत क्षेत्र के देशों को उनके विकास लक्ष्यों और आकांक्षाओं को पूरा करने में सहायता करने के लिए आगामी वर्ष के लिए एजेंडा तय करेंगे। बता दें कि अमेरिका में चुनावी माहौल है और इस दौरान पीएम मोदी के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की संभावना भी है। वहीं इस चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी की ओर से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार हैं, आपको बताया था, डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी से मिलने का जो इच्छा है वो जताई है। हालांकि इस पर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है, तो इस पर और भी जानकारी आपको देंगे। ग्राफिक्स के माध्यम से आपको बताते हैं। अमेरिकी दौरे पर पीएम मोदी 21 सितंबर को क्वाड लीडर्स समिट में ये हिस्सा लेने वाले हैं। ये 21 सितंबर के लिए है। उनके दौरे के बारे में 22 सितंबर को न्यू जर्सी में भारतीय समुदाय से जुड़े कार्यक्रम में वह हिस्सा लेंगे। यह भी मुख्य मुद्दा है, यह भी आप जान लीजिए। उनकी वहां पर दौरे की अपडेट्स आपको बता रहे हैं क्या रहेगा। 23 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र के समिट ऑफ द फ्यूचर को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 23 तारीख के लिए यह महत्वपूर्ण है। 21 सितंबर क्वाड लीडर्स समिट में शामिल होंगे और 21 से लेकर 23 तक वो बिजी रहने वाले हैं। 22 को न्यू जर्सी में भारतीय समुदाय को वो जुड़े हुए कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे और उसके बाद 23 तारीख को फिर वो आगे बढ़कर संबोधित करने वाली बात आपको कही हमने, संयुक्त राष्ट्र के समिट ऑफ द फ्यूचर को संबोधित करेंगे। और भी जानकारी हम आपको इसमें देते हैं। ये देखिए, क्वाड क्या है। क्वाड आप जानिए, 4 देशों का एक सुरक्षा समूह है क्वाड। क्वाड का मतलब ही 4 देश से आप जोड़ सकते हैं। क्वाड का इस्तेमाल 4 के लिए किया जाता है, तो क्वाड में ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और यूएसए शामिल हैं। कौन कौन से देश इसमें शामिल हैं? क्वाड की स्थापना 2007 में हुई थी। जहां पीएम मोदी जा रहे हैं तो आपको जानना चाहिए किस लिए जा रहे हैं, किस कब स्थापना हुई थी वहां की। हिंद प्रशांत क्षेत्र में सुरक्षा और स्थिरता बढ़ाना इसका उद्देश्य है क्वाड का। चीन के बढ़ते प्रभाव के प्रति संतुलन बनाना क्वाड का उद्देश्य है। क्वाड के उद्देश्यों में यह निहित है आतंकवाद, साइबर हमलों और अन्य सुरक्षा चुनौतियों का सामना करना, आर्थिक सहयोग और व्यापार बढ़ाना। ये क्वाड की उद्देश्यों में से एक है। लोकतंत्र और मानवाधिकार को बढ़ावा देना, ये भी क्वाड का उद्देश्य है। तो कौन से 4 राष्ट्रों की बात आपको मैंने बताई जैसे, और उसमें देखिए नियमित शिखर सम्मेलन गतिविधि क्या होती है। नियमित शिखर सम्मेलन होता है, सैन्य अभ्यास होता है और सैन्य सहयोग भी होता है। सुरक्षा वार्ता की जाती है, गतिविधियों में यह भी शामिल है। क्वाड में होता क्या है ये आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। आर्थिक और व्यापारिक सहयोग वो किया जाता है। भारत में भूमि को लेकर विवाद खड़ा होना बहुत ही आम बात है, लेकिन जब हम सब कुछ भूल कर आगे बढ़ते हैं तभी कहीं किसी मोड़ पर कुछ ऐसा घटित होता है जिसमें सबके दिल सहम जाते हैं। ऐसी ही दिल दहलाने वाली घटना नवादा में देखने को मिली, जहां भूमि विवाद को लेकर लगभग 80 घरों को आग के हवाले कर दिया गया। इन परिवारों के घरों को निशाना बनाया गया। 100 दबंगों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर घरों को जला डाला। इस कारण न जाने कितने परिवार बेघर हो गए और कितनी आंखों के आंसू सूख गए। मामले में एक्शन लेते हुए पुलिस ने मुख्य आरोपी नंदू पासवान सहित 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और अन्य की तलाश जारी है। फिलहाल पुलिस इन सभी से पूछताछ कर रही है। जांच में पता चला है कि मामला जमीन विवाद से जुड़ा हुआ है।
मुफस्सिल थाना क्षेत्र के कृष्णा नगर गांव में ये घटना घटी है। इस गांव को मांझी टोला भी कहते हैं। यहां मांझी परिवारों को घर बने हुए थे उनके, और जिस पक्ष ने इन घरों में आग लगाई उनका दावा है कि ये जमीन उनकी है, लेकिन हकीकत में ये जमीन बिहार सरकार की है। फिलहाल पुलिस हर पहलू से इस केस की जांच कर रही है। जानकारी के मुताबिक नदी किनारे बसी इस बस्ती पर भूमाफिया नंदू पासवान की नजर लंबे वक्त से थी। ग्रामीणों का कहना है कि नवंबर 2023 में भी यहां गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया गया था। उन्होंने आरोप लगाया कि तब पुलिस ने मामले में कोई ध्यान नहीं दिया था। इसकी एफआईआर भी दर्ज करवाई गई थी, लेकिन पुलिस ने कुछ नहीं किया और अब दबंगों ने पूरी बस्ती का नामो निशान मिटा दिया, आग लगा दी। अब जाहिर सी बात है कि इतनी बड़ी घटना घटेगी तो मामले पर ये तस्वीर दिखा रहे हैं नंदू पासवान की। आपको सोचिए, इस व्यक्ति पर यह आरोप है। ये राजनीति तो होगी, आपको मैं कह रहा हूं। तेजस्वी यादव का कहना है कि यहां महाजंगल राज, महादानव राज, महाराक्षस राज चल रहा है। नवादा में दलितों के साथ से 100 से अधिक घरों में आग लगाई गई, उनका कहना है। नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के राज में बिहार में आग ही आग लग रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बेफिक्र, एनडीए के सहयोगी दल बेखबर, गरीब जले मरे इन्हें क्या। वहीं दूसरी तरफ मंत्री जनक राम ने कहा, नवादा की घटना की जानकारी हमें मिली है जिसमें अनुसूचित जाति के लोगों के घरों को दबंगों ने आग के हवाले कर दिया। ये दुखद घटना है, इसकी जितनी निंदा की जाए उतना कम है। दबंग कोई भी हो, उनके खिलाफ सरकार एक्शन जरूर लेगी। इस एनडीए की सरकार ने सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में कमजोर वर्ग और महादलित परिवार के लोग जो हैं वो सुरक्षित हैं। जो इन पर दबंगई दिखाएगा सरकार उन्हें बख्शेगी नहीं। तो यहां पर सुदर्शन न्यूज का जो स्टैंड है, हम पहले आपको क्लियर कर देते हैं कि भाई हम मानते हैं सब हिंदू एक हैं, हम जातियों में नहीं बांटते हैं, हम विभाजन नहीं करते। हिंदुओं, ये सभी हिंदुओं को एक मानते हैं, ना कोई छोटा ना कोई बड़ा। लेकिन आपको बताते हैं इस घटना में कौन था शामिल और उसकी कुंडली आपको बताते हैं, इसकी कुंडली आपको बताते हैं। नंदू पासवान आखिर कौन है, इसके बारे में आपको जानना जरूरी है। नंदू पासवान प्राणपुर का निवासी है। प्राणपुर का निवासी ये व्यक्ति है नंदू पासवान। वह इलाके का भूमाफिया बताया जाता है, तो भूमाफिया का तमगा इसको जो है वो दिया गया है। रिटायर्ड पुलिसकर्मी भी है। सोचिए, रिटायर्ड पुलिसकर्मी ये है नंदू पासवान, इसके ऊपर ये आरोप है। 2014 में पुलिस विभाग से रिटायर्ड हुआ था, रिटायर्ड हो गया, लेकिन उसके बाद भी अकड़ नहीं गई। बेटा नागेश्वर पासवान कृष्णा नगर के वार्ड 16 का वार्ड सदस्य है। बहू सरिता भारती आंगनवाड़ी जो है, आंगनवाड़ी की सेविका है। इसकी कुंडली हमने तलाशी आपके लिए लाने के लिए। नदी किनारे बसी इस बस्ती पर भूमाफिया नंदू पासवान की जो नजर है वो लंबे समय से थी और नवंबर 2023 में भी यहां गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया गया था। कब्जे की कोशिश तब से की जा रही है। नंदू पासवान प्राणपुर का निवासी, आपको हम बता रहे हैं, जो प्राणपुर का निवासी है, इलाके का भूमाफिया है और इसने रिटायर्ड पुलिसकर्मी भी ये व्यक्ति है और इसके द्वारा इसने जो हमला करवाया, आप सोचिए 100 से 150 लोगों का वहाँ पर मौजूद होना, वहाँ पर पहुँच जाना और इन बस्ती में आग लगा देना, ये बेहद ही खतरनाक था और ये हो चुका है। और उसके बाद आप सोचिए आज की स्थिति है कि 80 लोग जो हैं वो बेघर हो चुके हैं। तो नंदू पासवान वाले मामले में और नवादा में जो कुछ हुआ उसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे वरिष्ठ संवाददाता सौरभ तिवारी ने शाहनवाज हुसैन जी से खास बातचीत की है। आपको वो सुनाते हैं। हम बात करते हैं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन साहब से। शाहनवाज जी, नवादा हिंसा को लेकर राहुल गांधी सहित तमाम जो विरोधी पार्टियां हैं आप पर हमला कर रहे हैं कि बिहार में जंगल राज है। बिहार में कानून का राज है। नवादा की जो घटना हुई है उसके अंदर जो महादलित परिवार के लोगों के घर जलाए गए, नीतीश कुमार जी उसको बख्शने वाले नहीं। जो भी दबंग लोगों ने ये काम किया उस पर कार्रवाई हो रही है, सख्ती से कार्रवाई हो रही है। ये बहुत घिनौना काम किया उन लोगों ने। महादलित नीतीश कुमार जी के दिल में बसते हैं, भाजपा के दिल में बसते हैं। किसी को बख्शा नहीं जाएगा जो लोग इसमें शामिल हैं। और राहुल गांधी को तो आदत है, उनकी टीम ट्वीट कर देती है। उनको लगता है कि ये घटना में भी वो अपनी राजनीतिक रोटी सेक लेंगे, तो हम लोग उनको सेकने नहीं देंगे। तो शाहनवाज हुसैन साहब हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, राष्ट्रीय प्रवक्ता। उन्होंने कहा कि जो नवादा की घटना हुई है उस पर जो भी दोषी होंगे उनको इनकी सरकार बख्शेगी नहीं।
कैमरामैन चंदन के साथ सौरभ तिवारी, सुदर्शन न्यूज, दिल्ली। चलिए आगे बढ़ते हैं। नवादा का मुद्दा हमने उठाया, लेकिन एक और मुद्दा, वन नेशन वन इलेक्शन, उस पर भी चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मोदी 3.0 कैबिनेट ने एक देश एक चुनाव, वन नेशन वन इलेक्शन को हरी झंडी दे दी है। बुधवार को मोदी कैबिनेट ने देश में सभी चुनाव एक साथ करवाने के लिए बनी रामनाथ कोविंद कमेटी की रिपोर्ट पर मुहर लगा दी। आने वाले समय में इससे संबंधित कानून पास हो जाता है तो इसे बड़ी चुनाव सुधार के रूप में देखा जाता है। बता दें कि मोदी सरकार ने अपने पिछले कार्यकाल में वन नेशन वन इलेक्शन पर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता में बनी एक समिति जो है वो बनवाई थी। रामनाथ कोविंद कमेटी की जिम्मेदारी उनको दी गई थी, कमेटी को, कि वह देश में एक साथ चुनाव करवाने की संभावनाओं पर रिपोर्ट दें। समिति ने अपनी रिपोर्ट इस साल मार्च में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को सौंप दी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट के फैसले की जानकारी देते हुए कहा कि समिति की सिफारिशों पर देश की सभी मंचों पर इस पर चर्चा की जाएगी। एक और वन नेशन वन इलेक्शन को बीजेपी और एनडीए नेता देश के लिए सही बता रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष इसे राजनीतिक स्टंट भी करार दे रहा है। सोचिए, वन नेशन वन इलेक्शन पर विपक्ष को अब मिर्ची लग रही है। ग्राफिक्स के माध्यम से आपको समझाते हैं वन नेशन वन इलेक्शन क्या है, किसका साथ किसी ने साथ नहीं दिया। और लीजिए, वन नेशन वन इलेक्शन एक साथ चुनाव के लिए 2 चरणीय व्यवस्था है। क्या है वन नेशन वन इलेक्शन? लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनाव एक साथ होंगे, यह है वन नेशन वन इलेक्शन। दूसरे चरण में नगर निकाय और पंचायत चुनाव होंगे, तो 2 चरण में चुनाव होंगे एक साथ। सभी स्तरों पर एकीकृत मतदाता सूची है। मतदाता सूची यानी वोटर लिस्ट जो है वो एक ही रहेगी। एक साथ चुनाव के लिए संविधान में काफी संशोधन की सिफारिश है। संविधान में नया अनुच्छेद 82A जोड़ा जाएगा। इसको अप्लाई करने के लिए, धरातल पर इसको लाना है तो कुछ करना पड़ेगा। ईसीआई चुनावों के समन्वय की निगरानी करेगा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही करेगा। पंचायत और निकाय चुनाव के लिए अनुच्छेद 324A का प्रस्ताव, तो 82 उधर के लिए और 324 इधर के लिए। एकीकृत चुनावी रजिस्टर के लिए अनुच्छेद 325(2) का इस्तेमाल किया जाएगा। एक साथ चुनाव के लिए 2 चरणीय व्यवस्था यहां पर की जाएगी। चलिए, इसी खबर पर हमने पोल के माध्यम से आपसे जो प्रश्न पूछा वो भी आपको बता दें। एक राष्ट्र एक चुनाव विकास के लिए सही है क्या? अरे भाई, इतने सारे लोग तो हाँ मान रहे हैं। 95% लोग कहते हैं बिल्कुल सही है, ऐसा होना चाहिए। 5% लोग नहीं मानते हैं। विधानसभा और लोकसभा के चुनाव एक साथ करवाने की राह अब आसान हो गई है। बता दें कि वन नेशन वन इलेक्शन पर कोविंद कमेटी ने जो रिपोर्ट राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंपी थी, उसे पीएम मोदी की कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। यह हमने आपको बताया। विशेषज्ञों और स्टेक होल्डर्स ने से विचार के बाद 18,626 पन्नों की रिपोर्ट तैयार की गई। उसके मुताबिक पहले कदम के रूप में लोकसभा और राज्यसभा चुनावों को एक साथ कराया जाएगा और अब विधानसभा चुनावों को एक साथ कराया जाएगा। इसके साथ ही समिति ने एक और प्रस्ताव जो है रखा है कि लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनाव एक साथ संपन्न होने के 100 दिन के भीतर ही स्थानीय निकाय चुनाव भी करवा दिए जाएं। इससे पूरे देश में एक निश्चित समय अवधि में सभी स्तर के चुनाव कराए जा सकेंगे और इससे चुनावों में होने वाले वित्तीय खर्च में कटौती भी की जा सकेगी और साथ ही बार बार चुनावों के कारण होने वाली परेशानियों को भी खत्म किया जा सकेगा। इसी के चलते छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री यानी कि सीएम विष्णुदेव साय जी ने भी पीएम को धन्यवाद दिया है, प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद दिया है और एक राष्ट्र एक चुनाव के फायदे भी बताए हैं। उनका कहना है कि इससे देश को बहुत लाभ मिलने वाला है। देखिए सुदर्शन न्यूज को जवाब देते हुए उन्होंने क्या कुछ कहा है। आचार संहिता के लिए तो हम अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। उनकी दूरदृष्टि का परिणाम है और इससे देश को बहुत लाभ होगा। एक तो समय की बचत होगी, खर्चे की भी बचत होगी और ये जो बार बार चुनाव होता है, आचार संहिता लगती है तो विकास भी रुकता है। अगर लोकसभा विधानसभा का चुनाव एक साथ संपन्न हो जाएगा तो निश्चित रूप से इसको देश को बहुत बड़ा लाभ होगा। इसके लिए तो हम अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। उनकी दूरदृष्टि का परिणाम है। चलिए, आज जनमत में इतने ही मुद्दे आपके लिए थे। मुझे यानी शिवम दत्त मेहता और पूरी टीम को आज्ञा दीजिए। हम सभी की तरफ से आप सभी को जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।